इतिहास की किताबों में कई बार कुछ ऐसी कहानियां छिप जाती है ना, जो हमारे सोचने का नजरिया ही बदल दें। आज हम कुछ ऐसा ही गहराई से समझने वाले हैं। हमारे पास एक किताब है, दलित दस्तावेज, और आज हम इसी किताब के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से का विश्लेषण करेंगे। इसमें एक ऐसी ऐतिहासिक कथा का जिक्र है जिस पर मुख्य धारा में शायद ही कभी बात होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय को समझते हैं। किताब की शुरुआत ही एक बहुत ही जबरदस्त तुलना के साथ होती है। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। इसमें लिखा है, विज्ञान में जिस प्रकार से ब्रह्मांड की सीमा निश्चित नहीं है, ठीक उसी प्रकार से दलित जातियों के प्राचीन इतिहास की कोई सीमा निश्चित नहीं है। मतलब, जरा इस पर गौर करें। जिस तरह हमारा विज्ञान आज तक इस अनंत ब्रह्मांड के सारे रहस्य नहीं सुलझा पाया है, बिल्कुल उसी तरह लेखक का मानना है कि इस बहुत बड़े वर्ग का जो प्राचीन इतिहास है ना, वो भी उतना ही विशाल है और काफी हद तक अनछुआ और अज्ञात है। तो इतिहास के इस छिपे हुए पहलू और अतीत की इन खोई हुई कड़ियों को समझने का सिलसिला यहीं से शुरू होता है। अब स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं वो इसी दलित दस्तावेज के पृष्ठ 15 का एक हिस्सा है। आज हमारा पूरा विश्लेषण इसी पर आधारित है। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी पक्ष को सही या गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है। हम बस निष्पक्ष रूप से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लेखक ने प्राचीन इतिहास को लेकर यहाँ क्या विशिष्ट दावे किए हैं। आइए सीधे लेखक के नजरिए से इस अनूठे ऐतिहासिक दृष्टिकोण को देखते हैं। तो लेखक ने यहाँ एक बहुत ही गहरी और दिलचस्प तुलना की है। जिस तरह एक विशाल सूर्य पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर देता है ना, ठीक वैसे ही इस किताब में शंभर नरेश को स्थापित किया गया है। स्रोत के मुताबिक शंभर नरेश वो प्रकाशपुंज हैं जो उस इतिहास को रोशन करते हैं जिसे शायद भुला दिया गया। यह तुलना उन्हें सिर्फ एक आम राजा नहीं, बल्कि एक पूरे ऐतिहासिक विमर्श के बिल्कुल केंद्र में खड़ा कर देती है। अब इस कथा को एक ठोस आधार देते हुए किताब में एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। वो ये कि शंभर नरेश की वंशावली सीधे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। हाँ, वही मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के महान शहर। हालांकि यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि खुद ये पाठ इस बात को स्वीकार करता है कि आखिर इतनी उन्नत सभ्यताएं वास्तव में नष्ट कैसे हुई, इसका रहस्य अभी भी पूरी तरह से नहीं सुलझा है। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, जहां आर्यों के आगमन और 2500 ईसा पूर्व के एक बड़े सैन्य बदलाव का जिक्र है। तो बात है लगभग 2500 यानी 2500 ईसा पूर्व की। किताब इस खास समय रेखा पर बहुत जोर देती है। लेखक के अनुसार यही वो अहम समय था जब आर्यों की अलग अलग पहाड़ी जनजातियों ने एक साथ आकर संगठित होने का फैसला किया, और इसी समय एक ऐसा ऐतिहासिक चुनाव हुआ जिसने आने वाले इतिहास की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। अब जो दावा मैं बताने चाह रहा हूं वो पारंपरिक मान्यताओं से बिल्कुल अलग है। देखिए, अक्सर हम इंद्र को पौराणिक कथाओं में एक देवता के रूप में जानते हैं, सही कहा ना? लेकिन यह ग्रंथ दावा करता है कि इंद्र असल में कोई देवता नहीं, बल्कि एक सैन्य उपाधि यानी एक मिलिट्री टाइटल था। कहा गया है कि पुरुहूत नाम के एक व्यक्ति को सेनापति चुना गया और उसे भारत पर संगठित हमलों का नेतृत्व करने के लिए ये इंद्र की उपाधि दी गई। सवाल उठता है कि इस संगठित सेना को आखिर बनाया किसने? तो स्रोत में इन 7 विशिष्ट आर्य पहाड़ी जनजातियों के नाम मिलते हैं: पुरु, कुरु, गंधार, मल्ल, मद्र, शिवी और उशीनर। किताब बताती है कि इतिहास में गूंजने वाले इन्हीं 7 कबीलों ने अपने आपसी मतभेदों को किनारे रखा, एक विशाल सेना बनाई और अपने सेनापति यानी इंद्र के नेतृत्व में एक बेहद शक्तिशाली ढांचा खड़ा कर लिया। पर यहाँ एक बड़ी अजीब और हैरान करने वाली बात भी है। इतने सर्वोच्च सैन्य कमांडर होने के बावजूद इंद्र पर भी एक बहुत ही सख्त सामाजिक पाबंदी थी। उन्हें साल में सिर्फ एक बार घोड़े का मांस खाने की अनुमति थी। ये छोटी सी बात हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि उस प्राचीन समाज के नियम और कानून कितने सख्त रहे होंगे जो इतने शक्तिशाली सेनापति को भी मानने पड़ते थे। खैर, आर्यों के आने के बाद चीजें कैसे बदलीं, खासकर हमारे इस भूभाग के नामकरण को लेकर, आइए उसे समझते हैं। लेखक ने समझाया है कि बाहरी लोगों के आने के साथ इस जगह का नाम कैसे कैसे बदला। जैसे आर्या आए तो ये आर्यावर्त कहलाया, फिर जब मुसलमान आए तो हिंदुस्तान, और अंग्रेजों के आने पर ये इंडिया बन गया। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा और सोचने वाला दावा ये है कि आर्यों के आने से पहले इस देश का नाम क्या था। लेखक कहते हैं कि वो असल नाम इतिहास के पन्नों में कहीं पूरी तरह से खो चुका है, किसी को नहीं पता। इस गुमनाम इतिहास के साथ साथ पाठ में कुछ शब्दों के अर्थों को भी एक बिल्कुल ही अलग भाषाई नजरिया दिया गया है। जैसे कि असुर शब्द।
अब पारंपरिक ग्रंथों में असुर का मतलब दानव या राक्षस होता है, लेकिन ये स्रोत इस शब्द को व्याकरण के हिसाब से तोड़ता है। अ और सुर मतलब ऐसे लोग जिनका कोई सुर या क्रम ना हो, जो असंगठित हों। लेखक के हिसाब से इसका सही अनुवाद होगा बिखरे हुए लोग। दावा है कि आर्यों ने ये शब्द भारत के उन मूल निवासियों के लिए इस्तेमाल किया था जो उस समय एक साथ संगठित नहीं थे। है ना ये एक बिल्कुल ही अलग नजरिया। और फिर इन दोनों समूहों के बीच टकराव शुरू हुआ। स्रोत एक बहुत ही विशिष्ट टाइमलाइन देता है कि आर्यों और इन मूल निवासियों, जिन्हें वे असुर कहते थे, उनके बीच पहला बड़ा युद्ध लगभग 108 पीढ़ियों पहले हुआ था। 108 पीढ़ियां! जरा सोचिए, ये ऐतिहासिक संघर्ष कितना पुराना और कितना लंबा खिंचा होगा। अब वापस लौटते हैं इस पूरी कथा के केंद्र पर, यानी शंबर नरेश और उनकी विरासत पर। किताब में शंबर नरेश को एक बेहद शक्तिशाली शासक बताया गया है। लेखक का स्पष्ट दावा है कि शंबर नरेश भारत के इन्हीं मूल निवासियों के राजा थे, और सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी सत्ता का केंद्र एक बाकायदा राजधानी थी जिसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया था, शंभरपुर। ये जानकारी उन्हें इतिहास के किसी गुमनाम पन्ने से निकालकर एक ऐसे वास्तविक राजा के रूप में पेश करती है जिसका अपना एक राज्य और पूरा प्रशासनिक ढांचा था। और अब हम आते हैं इस विमर्श के शायद सबसे साहसिक भाषाई दावे पर। पाठ ये प्रस्ताव रखता है कि आज की आधुनिक दलित जाति का जो नाम है चमार, वो असल में इसी प्राचीन राजा शंबर के कबीले के नाम का ही एक बदला हुआ रूप है। यानी शंबर शब्द ही समय के साथ चमार बन गया। लेखक का ये तर्क सीधे तौर पर प्राचीन इतिहास की जड़ों को आज की सामाजिक पहचान से जोड़ने की एक बहुत ही गहरी कोशिश है। तो अंत में हम उसी ब्रह्मांडीय उदाहरण पर वापस आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। ये पूरा विश्लेषण हमें ये सोचने पर मजबूर जरूर करता है कि अतीत के उस अनंत अज्ञात ब्रह्मांड में अभी न जाने कितनी और ऐसी गाथाएं, कितनी सभ्यताएं और कितने भूले बिसरे राजा छिपे होंगे जो शायद कभी मुख्य धारा के इतिहास तक पहुंच ही नहीं पाए। इतिहास को हमेशा नए नजरियों से देखना और समझना कितना जरूरी है, ये किताब उसी की एक झलक है। हमारे साथ इस ऐतिहासिक विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।